हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास दो मासेस हैं। पहले वाला मासेस है m1 और सेकंड वाला मास है m2। ये भी दोनों इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। अब जब इन्फिनिटी से इन दोनों मासेस को उठा के किसी पॉइंट पर लाते हैं, जैसे मान लो ये P1 पॉइंट है, इस पर मास m1 को लेके आते हैं, तो इस पर जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन की जो एनर्जी स्टोर होगी वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगी। मतलब क्या हुआ? ग्रेविट स्टेटमेंट देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मासेस इन्फिनिटी पे होते हैं उनको हम यहाँ से उठा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, तो इसके लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है और उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि कोई बॉडी है, उसको हम m1 मास है उसको पॉइंट पी पर ला रहे हैं, तो हमें बिना एक्सेलरेशन के लाना पड़ेगा। मतलब उस केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब उसको आप धीरे धीरे लेके आओगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से लाना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो मान के चलो ये आपकी बॉडी है m1, इसको पॉइंट पी पर ला रहे हैं। तो जैसे इसको पॉइंट पी पर लाया जाएगा तो यहाँ पर इससे पहले कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो इस m1 पर कोई भी ग्रेविटेशनल या दूसरे तरीका फोर्स नहीं लगेगा। मतलब इस m1 बॉडी को अगर आप इन्फिनिटी से उठा के और यहाँ पे ला रहे हो, तो यहाँ पे जैसे m1 आ गया तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है इस p पॉइंट पे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इस p पॉइंट पर कोई भी अदर फोर्स नहीं लगेगा, अदर कोई भी बॉडी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगी। तो इस बॉडी को यहाँ से तक लाने में कोई भी जोर नहीं आएगा, तो मतलब कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ भी है, नो वर्क डन इज डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम मास m1 टू इन्फिनिटी टू ए पॉइंट p1। यहाँ से यहाँ तक लाने में इस बॉडी को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो बॉडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं है पहले से। तो इसलिए इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद बात करते हैं नाउ वर्क डन टू ब्रिंग मास m2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p2। अब मान के चलो इससे r डिस्टेंस पे कितना, कौन सा पॉइंट है? p। अब यहाँ पर हम इस बॉडी को m2 को इस पॉइंट p पर ला रहे हैं, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही आप इस m2 वाले मास को इस p पॉइंट पे लाओगे, p2 वाले पॉइंट पे लाओगे जो कि इससे r डिस्टेंस पे है, तो ये वाली बॉडी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी और उसी फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमें इसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हम जैसे इसको पास ला रहे हैं तो ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है। जैसे ये बॉडी इसके पास आ रही है तो ये वाली बॉडी तेज़ी से वो खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें धीरे धीरे इसको लेके जाना है। तो इसके अपोजिट साइड में हम एक फोर्स लगाते हैं। तो हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो अब जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और पोटेंशियल के हिसाब से कितना होगा, तो पोटेंशियल के हिसाब से V तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो इस यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा, इस m2 वाले मास पर जो वर्क डन कर रहे हैं W2, ठीक है, और अपॉन में जो मास हम लाना चाह रहे हैं m2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई m2। अब V1 मल्टीप्लाई m2 का क्या मतलब है? V1 का मतलब है इस वाली बॉडी का पोटेंशियल, मतलब ये वाली बॉडी इस बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है, मतलब V1, और किस पर लग रहा है? m2 पर, तो मल्टीप्लाई m2। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? W2। तो इस तरह से W2 की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे कि W2 की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है V1 मल्टीप्लाई m2। अब पोटेंशियल हम जानते हैं कितना होता है,
V1 इज इक्वल टू माइनस में GM1 अपॉन में R, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, W2 इज इक्वल टू माइनस में GM1 अपॉन में R मल्टीप्लाई M2। तो इस तरह से वर्क डन सेकंड बॉडी पे कितना जाएगा, माइनस में GM1 M2 अपॉन में R। अब यहाँ से नेट वर्क डन हम निकालेंगे। तो नेट वर्क डन जो आपके पास होगा वो पहले वाली बॉडी के लिए W1 है और सेकंड वाली बॉडी के लिए कितना है, W2। तो पहली वाली बॉडी के लिए वर्क डन कितना है, 0। सेकंड वाले के लिए कितना है, माइनस में GM1 M2 अपॉन में R। तो यहाँ से W नेट कितना आ जाएगा, माइनस में GM1 M2 अपॉन में R। तो ये आ जाएगा आपके पास नेट वर्क डन। और ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल की हम बात करेंगे P पॉइंट पर। तो कितना हो जाएगा, W अपॉन में जिस मास को हम लाना चाह रहे हैं, जैसे M2 वाले मास को लाओ या M1 वाले मास को लाओ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन आ रहा है, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि हम किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं। तो उसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, तो वो बिना एक्सेलरेशन के आएगी, मतलब वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन न के बराबर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसमें पहले वाले केस में देखा कि जब हम M1 वाली बॉडी को P1 पॉइंट पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे और कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। फिर सेकंड वाली बॉडी को अगर हम यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे ये बॉडी क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल के वर्क डन कितना होगा, W2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई M2। V1 यानी पहले वाली बॉडी की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो, मल्टीप्लाई M2। यहाँ से V1 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा W2। नेट वर्क डन के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो माइनस में GM1 M2 अपन में आ जाएगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस तरह से हो सकता है। थैंक यू।